जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा सन 2023 सामान्य अध्ययन सीरीज चल रही है और आज आपका सेट होगा 15। उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रॉपर अच्छे से होंगे, आपकी प्रॉपर तैयारी चल रही होगी और इस श्रृंखला को लगभग अंत तक हम लोग पहुँच गए हैं। आज आपका 7 अगस्त सन 2023 है और लगभग 8 से 10 वीडियो जो है इस श्रृंखला में आपके और होंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने प्रॉपर इसको नोट किया होगा। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं आपने मूल्यांकन आपने इसका किया होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या अगर 1 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है जो कि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है ना। जल संधियों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। लगभग कुल मिला के 20 से 25 जल संधियाँ हैं पूरे विश्व में, जो अल्टरनेट करके एग्जाम में आपसे पूछी जाती रही हैं। तो इसी श्रृंखला में या इसी टॉपिक को ध्यान में रखकर मैंने ये प्रश्न रखा है कि कौन सी जल संधि है जो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया जिब्राल्टर स्टेट है, जिब्राल्टर जल संधि, पनामा जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि, है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने लास्ट सेट में भी, सेट 14 में भी दिया था, उसको आपने देखा होगा। उसी श्रृंखला का एक प्रश्न है ना। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली संधि कौन सी है। यहाँ पे मैं प्रश्न का उत्तर पहले मैं दे दूँ, उसके बाद बाकी संबंधों पर चर्चा करते हैं, बाकी जल संधियों पर चर्चा करते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी है ना। ऑप्शन डी यानी बेरिंग जल संधि जो है, यह जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, या कहिए साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। दोनों चीज़ें आप क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी। जोड़ती किसको है, तो जोड़ेगी यह प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है ना। शेष जल संधियों की चर्चा कर लेते हैं। जिब्राल्टर स्टेट की बात करिएगा तो जिब्राल्टर स्टेट जो है अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में है। स्पेशली कहा जाए तो मोरक्को और स्पेन के बीच में है, और यह जल संधि भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। यही नहीं, जिब्राल्टर स्टेट को जो है आप भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, क्योंकि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का यही एकमात्र रास्ता है। और यही कारण है कि जिब्राल्टर स्टेट को आप यानी जिब्राल्टर जलसंधि को आप भूमध्य सागर की चाबी यानी कुंजी भी कहते हैं। प्रश्न ऐसे ही आपको देगा, 4 जलसंधियाँ ऑप्शन में आपको देगा, कहेगा किस जलसंधि को आप भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जिब्राल्टर स्टेट। पनामा स्टेट, पनामा जल संधि जो कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और अलग किसको करेगी, तो बताइएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, है ना। बाब अल मंदेब जल संधि जिसे आप आंसुओं का द्वार भी कहते हैं, यह जल संधि अफ्रीका को एशिया से अलग करती है ना। तो ये रहा आपका प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। फिलहाल आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिएगा, प्राचीन इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है। स्पेशली जो है सिंधु कालीन सभ्यता का ये क्वेश्चन होगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित है, 1 सही नहीं है, वो आपको बताना है। कालीबंगा राजस्थान में है, बिल्कुल है। राखीगढ़ी पंजाब में है, लोथल गुजरात में दिया है, और आलमगीरपुर आपका जो है मेरठ में दिया है। पूछा गया है कि यह स्थान कहाँ पर है, कौन सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यह आपका जो है पंजाब जो आपका वो तो राजस्थान में है। कालीबंगा जो है वह आपका राजस्थान में है। राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है हनुमानगढ़, कभी कभी रेयर कंडीशन में ज़िले का नाम भी पूछ देता है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ ज़िले में है और राजस्थान में इसकी लोकेशन होगी, ये याद रखिएगा। लोथल गुजरात राज्य में है, भगवा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से युगल समाधान और डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से काली रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर से बात करिएगा, मेरठ में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से पिंड मिला है 1958 में YD शर्मा के द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा यहाँ की खोज की गई थी। प्रश्न का जो उत्तर है कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। राखीगढ़ी यहाँ पंजाब में दिया गया है, जबकि राखीगढ़ी पंजाब में नहीं है, बल्कि यह आपका हरियाणा में पड़ता है। और सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए स्थल कौन सा है, तो वह आपका यही है, राखीगढ़ी है। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 3 की बात कर लीजिएगा,
तो यहाँ पे एक तरफ कुछ वाटरफॉल्स दिए गए हैं, जलप्रपात दिए गए हैं, और दूसरी तरफ नदियों का नाम दिया गया है जिस नदी ने उसका निर्माण किया है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा नदी दिया है, कुंचिकल प्रपात वाराही दिया है, कपिलधारा प्रपात ताप्ती दिया है, और होगेनकल प्रपात जो है वह आपका कावेरी दिया है। कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे कपिलधारा प्रपात के लिए बताया गया है ताप्ती नदी, जो कि रॉन्ग है, जो कि सही नहीं है। कपिलधारा प्रपात आपका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह नर्मदा के द्वारा बनाया गया है, न कि ताप्ती के द्वारा बनाया गया। ठीक है ना, प्रश्न का उत्तर तो सी हो जाएगा। अच्छा, कपिलधारा के अलावा मध्य प्रदेश में ही एक और याद रखिएगा, धुआंधार, है ना। मध्य प्रदेश में एक पड़ता है आपका जिला जबलपुर, और जबलपुर में नर्मदा के ही द्वारा जो है निर्माण किया गया धुआंधार प्रपात का। तो दो प्रपात नर्मदा के नाम याद रखिएगा, कपिलधारा और धुआंधार। से इस पे चर्चा कर लिया जाए। हुंडरू प्रपात की बात करिएगा तो हुंडरू प्रपात आपका झारखंड राज्य में पड़ता है, और नदी आपकी होगी स्वर्णरेखा। कुंचिकल प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 456 मीटर इसकी जो है हाइट है, और याद रखिएगा ये कहाँ है, वाराही नदी के द्वारा निर्मित है, कर्नाटक राज्य में। होगेनकल प्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और ये कावेरी नदी के द्वारा निर्मित है। तो ये आपका जो है सुमेलित है, लेकिन कपिलधारा ताप्ती पर नहीं है, बल्कि कहाँ पे है तो आप बताइएगा, नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित है। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा। जनजातियों का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। भारत की महत्वपूर्ण जनजातियां दिया है, दूसरी तरफ जो है दिया गया है कहाँ उनका निवास क्षेत्र है। ठीक है ना, तो कौन सुमेलित है ये आपसे पूछा गया, ये ध्यान रखिए, निगेटिव नहीं, कौन सुमेलित है आपसे पूछा गया है। भील जनजाति मेघालय में नहीं पाई जाती है, बिल्कुल ये आपका सुमेलित है। मोपला जनजाति उड़ीसा यहाँ पे दिया है, कालबेलिया राजस्थान दिया है, बकरवाल झारखंड में दिया है। कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा सुमेलित नहीं, सुमेलित है की बात हो रही है, सॉरी, हाँ सुमेलित है की बात हो रही है ना। हाँ, भील जनजाति आपकी पाई जाती है मध्य प्रदेश, मेघालय में नहीं, ये तो आपका सुमेलित नहीं है। कालबेलिया राजस्थान में पाई जाती है, ये बिल्कुल आपको सुमेलित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कालबेलिया जनजाति का निवास क्षेत्र जो है राजस्थान है, और यह सपेरा समुदाय से संबंधित है, सांपों को पकड़ती है। बाकी भील जनजाति मेघालय में, मोफला जनजाति केरला में, और बकरवाल जो है वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 की बात कर लीजिएगा, सॉरी 5 की बात करिए। हाँ 5 की बात करिए तो दिया गया कि विश्व वन्य जीव कोष WWF इसे कहा जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहा जाता है, का सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है, कौन सा जंतु है, ये आपसे पूछा गया है। कंगारू है, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, या फिर लाल पांडा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, WWF का जो सिंबल है वह लाल पांडा है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। WWF की अगर बात करिएगा 1962 में स्थापित है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है, और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित होगा। प्रश्न संख्या अगर 6 की बात कर लीजिएगा तो दिया है केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वह आपसे पूछा गया है। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, का मुख्यालय कहाँ है, फिरोजाबाद है, बुलंदशहर है, नई दिल्ली है, या फिर लखनऊ है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बुलंदशहर में एक स्थान याद रखिएगा खुर्जा, बुलंदशहर में एक स्थान आपका पड़ता है खुर्जा, और यहीं पे जो है केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, उसका मुख्यालय आपका यहीं पे है। ठीक है ना। नई दिल्ली की बात करिएगा तो नई दिल्ली में जो है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। लखनऊ की बात करिए, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है, औषधि अनुसंधान संस्थान है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, और साथ ही साथ विश्व अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में है। फिरोजाबाद यमुना नदी के तट पर स्थित है, और यह शहर जो है कांच के सामानों के लिए फेमस है, यह स्पेशली चूड़ियों के लिए फेमस है। यही कारण है कि फिरोजाबाद को आप क्या कहते हैं, सुहाग नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है इसे। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट हाथी का शुभारंभ किस वर्ष से हुआ था, किस वर्ष आरंभ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। 1972 है, 1936 है, 1992 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है ना। प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको पहले बता दूं, 1992 आपका जो है राइट होगा। 1992 ईस्वी में हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हाथी का शुभारंभ किया गया था,
और यहाँ पे याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को जो है आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय हाथी दिवस। ठीक है ना। 1972 की बात करिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में आता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। 1936 में भारत के पहले नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है और इसका नाम क्या था, तो बताइएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 8 की अगर बात कर लीजिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है, प्रचलित क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 21 से 18 मतदाताओं की आयु कब की गई, तो 61वां संविधान संशोधन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा, है ना। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु को जो है 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था और यह कार्य जो है राजीव गांधी के सरकार के दौरान किया गया था। यही कारण है कि राजीव गांधी जी को जो है मिस्टर क्लीन के उपनाम से भी आप जानते हैं। 21वां अमेंडमेंट जो आपका है भाषाओं से रिलेटेड है और इसमें जो है 3 भाषाएं, मणिपुरी सिंधी भाषा, है ना। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जो है भारतीय संविधान में 15वीं भाषा के रूप में इंक्लूड किया जाता है। और वहीं अगर याद रखिएगा 86वां आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संशोधन द्वारा किया गया था। दिल्ली में मंत्री परिषद के जो सदस्यों की संख्या है उसका लिमिटेशन किया गया था 91वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। प्रश्न संख्या अगर हम याद करें यहाँ पे लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं, यह आपसे पूछा गया है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 है, 7 है, 22 है या फिर 30 है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य आपके जो हैं 22 होंगे, जिसमें से 15 सदस्य जो हैं वो आपके होते हैं लोकसभा से और जो 7 सदस्य हैं वह आपके राज्यसभा के होते हैं, है ना। बच गया आपका क्या 30। तो 30 जो है प्राक्कलन समिति के मेंबर की संख्या होगी, इसको आपको ध्यान देना होगा। 2 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं, प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति। लोकलेखा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल 22 मेंबर होंगे, 22 में से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। अच्छा, प्राक्कलन की बात कर लीजिएगा। प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं और ये 30 की 30 जो है वह लोकसभा के होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 10 की बात करिएगा, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन भारतीय संविधान से यह प्रश्न भी आपका लिया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, ये आपसे पूछा किससे रिलेटेड है। अनुसूचित जनजातियों को उपबंध से, भाषाओं से, दल बदल प्रावधान से या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वह दल बदल प्रावधानों से है ना। दल परिवर्तन संबंधी उपबंध यहाँ पे दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में। अनुसूचित जनजाति उपबंध ये आपका जो है 5वीं अनुसूची से रिलेटेड है। भाषा की अगर बात करिएगा तो ये आपका जो है 8वीं अनुसूची में है, ठीक है, और दल बदल आपका 10वीं में है। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ वास्तव में इसकी ज़रूरत है। जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है और केवल इस तरह की वीडियो पर ही डिपेंड है, उसके लिए वीडियो रामबाण होने वाला है। अधिक से शेयर करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है ना। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।